बात करेंगे मृदा की। मृदा क्या है, इसके लिए आपने पहले जो वीडियो देखा है उसमें मृदा का विस्तृत वर्णन मैंने आपको दिया था, मृदा निर्माण का, मृदा निर्माण कैसे होता है। आज हमको देखना है कि मृदा क्या है, मृदा अपरदन क्या है और इसका संरक्षण कैसे होता है। तो इस सबको जानने के लिए आप सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि आपको अगले वीडियो आसानी से प्राप्त होते रहेगा। तो बात करते हैं हम मृदा की। मृदा निर्माण की हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लाखों करोड़ों वर्षों में 2/1/2 मृदा का निर्माण जो होता है उसको कम से कम 1000 वर्ष लग जाते हैं। अब मृदा का निर्माण होता कैसे है, ये सारी क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में एक डायग्राम के द्वारा बताई थी। आज हमको जानना है कि मृदा का जो अपरदन होता है, मृदा का जो अपरदन होता है वो कैसे होता है, अर्थात मृदा अपरदन क्या है, मृदा का अपरदन कैसे होता है या किन कारणों से मृदा का अपरदन होता है। अच्छा, मृदा निर्माण में जितनी लंबी प्रक्रिया लगती है, जितना लंबा समय लगता है, उससे कम समय मृदा के अपरदन में लगता है। अर्थात जो मृदा निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं उस मृदा का अपरदन कुछ ही समय में हो जाता है। और उन कुछ समय के लिए हम अगर बात करें तो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले वे कारण जिनकी वजह से मृदा का अपरदन होता है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण और मृदा निर्माण या मृदा शासी, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस इकाई से इंपोर्टेंट माने जाते हैं। तो अपन बात करते हैं मृदा का अपरदन क्या है या मृदा अपरदन किन कारणों से होता है। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है मानव के द्वारा। सबसे पहला कारण मानव के द्वारा मृदा का अपरदन होता है। अब हमारे मन में प्रश्न पैदा होता है कि मानव के द्वारा मृदा का अपरदन कैसे होता है। तो वो होगा आपका, हम जानते हैं कि मनुष्य एक उपभोक्ता है और वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर पूर्णतया निर्भर करता है और मनुष्य की अपेक्षाएं, आवश्यकताएं अनंत है और उनको पूरा करने के लिए मानव क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, विनाश करता है। तो पहला कारण इसका है मानव के द्वारा वनों का विनाश। मृदा अपरदन का पहला कारण मानव द्वारा वनों का विनाश। अब सोचने वाली बात है, हम बात कर रहे हैं मृदा अपरदन की और कारण में आया है वनों का विनाश। क्या दोनों का कॉन्टेक्ट है, दोनों का तालमेल है? जी हाँ, बिल्कुल है। जैसे हम जानते हैं पेड़ पौधे जो होते हैं जंगलों में वे सारे किस पे डिपेंड करते हैं, मृदा पर। अगर मृदा नहीं होगी तो पेड़ पौधे होंगे नहीं, हम जानते हैं। तो हमने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्थात मनुष्य ने अपनी अनंत आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या किया, वनों का विनाश कर दिया, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। मैं आपको फिर दोहराता हूं, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, अपरदन का मतलब होता है बहाव, जिसको कहते हैं बहना, रिसना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। अर्थात ये अपरदन का मतलब पहला कारण मानव द्वारा वनों का विनाश। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों का विनाश किया, जिसके कारण मृदा अपरदन ज्यादा होता है। अब कैसे कैसे करा ये हम सब जानते हैं। हमने एक भजन सुन रखा है तौर पर, जीते भी लकड़ी और मरते भी लकड़ी। उसमें पूरे मनुष्य के जीवन काल से मरण काल तक का जो उसकी आवश्यकता की पूर्ति वो किस पे डिपेंड लाके छोड़ दी थी, वनों पर। तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस प्रकार वनों का विनाश किया, जैसे जैसे वन कटते गए वैसे वैसे मृदा का अपरदन होता रहा। अर्थात पेड़ों की जड़ों को जकड़कर रखने का काम मृदा करती है और जब पेड़ कट जाते हैं तो मृदा बह जाती है। अब मृदा अपरदन भी 3 तरीके से होता है, हम जानते हैं, पहले बात कर चुके अपन। कौन कौन से तरीके से, हवा, पानी और मानव, ये 3 कारण जो होते हैं अपरदन के होते हैं। यानी 3 तरीके से, 3 प्रकार से मृदा का अपरदन होता है। तो पहला कारण तो हो गया हमारा मानव के द्वारा क्या हो गया, मृदा का अपरदन। अब बात करते हैं दूसरे कारण की।
वो है अत्यधिक पशु चराई। अत्यधिक पशु चराई के कारण मृदा का अपरदन होता है। अब ये कैसे होता है ये भी हम जानते हैं, क्योंकि हम सबको शक है अधिकतर, और हम जानते हैं कि हरित क्रांति के द्वारा जो कृषि क्षेत्र में प्रोग्रेस हुई है उसमें पशुपालन और मत्स्य पालन भी शामिल था। तो पशुपालन ज्यादा होने लगा, पशुपालन से अत्यधिक पशु चराई होने लगी और उसके कारण भी मृदा का निर्माण होने लगा। अब वो कैसे होने लगा देखिए, जो घास छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनको जब पशु चर लेते हैं या उनको आहार के रूप में खा लेते हैं तो उनकी जड़ों में जो मिट्टी जकड़ी होती है वो शून्य हो जाती है, ढीली हो जाती है। और जैसे ही तीन कारक होते हैं हवा, पानी और मानव, इनका प्रभाव पड़ता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, यानी मृदा अपरदन हो जाती है। किसके कारण? अत्यधिक पशु चारण के कारण। अगला हुआ है आदिवासियों द्वारा जूनिंग कृषि करने के द्वारा। अभी एक क्वेश्चन था 9th में, फिर हो सकता है, ध्यान देंगे आप। आदिवासियों द्वारा जूनिंग कृषि, अब हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा प्रश्न हो गया कि झूमिंग कृषि क्या है। झूम, इसका एक नाम और है स्थानांतर कृषि। इसको कहते हैं स्थान बदल बदल कर खेती करना। आदिवासी जो होते हैं एक जगह स्थिर नहीं होती है, वो वनों में घूमते फिरते हैं और वो एक ही फसल पैदा करते हैं, अर्थात जंगलों को काटकर, पेड़ पौधों को काटकर खेत बनाकर खेती करते हैं और वो एक खेती प्राप्त करके बिना सिंचाई के और खरीफ फसल लेके वो अगली जगह चले जाते हैं। तो जिस जगह पे उन्होंने पेड़ पौधे काटे और खेत बनाए वहां मृदा शून्य हो गई और इन तीन कारणों के द्वारा वो कहां चली गई? अपरदन हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर दे गई। ये हो गए आपके तीन कारण। अब अगला कारण जो होता है मृदा अपरदन का, वो होता है पवन अपरदन। हम जानते हैं हवा जो होती है, तेज आंधियां या तूफान के रूप में आती है, पवन वायु, अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे मृदा शून्य हो जाएगी, उनकी जड़ें ढीली हो जाएगी, मृदा ढीली हो जाएगी। तो तेज हवा के कारण भी मृदा अपरदन होगा, एक स्थान से हवा में उड़कर मृदा दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी, अर्थात बहाव रिसाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अपरदन। किसके कारण? पवन के द्वारा, यानी वायु के द्वारा। अगला इसका कारण है अवैज्ञानिक तरीके से कृषि। ये 5 जो इसके कारण हैं, ये 5 कारण के आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे और 4 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करना। अब यहाँ सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात है, और वो ये है कि कृषि सब लोग करते हैं। अब वैज्ञानिक कृषि और अवैज्ञानिक कृषि दो प्रकार की कृषि होती है। अवैज्ञानिक कृषि यानी प्राचीन तरीके से चली आ रही कृषि, उसी परंपरा से फसलों को उगाना, काटना, बोना सब करना। और वैज्ञानिक कृषि यानी वैज्ञानिक तरीके से करना, नए नए कीटनाशक, नए बीज, सिंचाई इत्यादि, इन तमाम बातों से वैज्ञानिक कृषि होती है। तो अवैज्ञानिक तरीके से कृषि करने पर भी मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, या बार बार उस कृषि क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल होने से भी मृदा अनुपजाऊ हो जाती है, जिसके कारण उस मृदा का भी क्या हो जाता है? अपरदन होता है। और किसके द्वारा होगा? हवा, पानी और मानव के द्वारा। तेज हवा के कारण मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, पानी जब गिरता है तो मृदा को बहा के ले जाता है और मनुष्य अपने हाथों से अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए मृदा का अपरदन करता है। तो बच्चों, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण बताइए, हमारा प्रश्न ये है। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु, जल या मानव के द्वारा जाना मृदा अपरदन कहलाता है। अब मृदा अपरदन के कारण, तो ये 5 कारण हैं, ठीक है। ये 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। फिर आपके सामने हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ। जो हमने पिछले वीडियो में मृदा अपरदन के कारण पे बात की थी, अब हम उसी मृदा अपरदन को रोकने के बारे में बात करेंगे, या हम जानेंगे कि मृदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है या मृदा संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। इससे पहले मृदा की तमाम चीजों को हमने नजर डालेंगे। अब हम देखेंगे मृदा संरक्षण किसे कहते हैं।
अर्थात संरक्षण का मतलब हमें अगर याद है तो हम इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं और उन तरीकों को फोकस कर सकते हैं जिनकी वजह से मृदा का अपरदन रुक जाए या मृदा अपरदन होने से बच जाए। तो हम जानते हैं संरक्षण का मतलब होता है बचाव, लेकिन बचाव किस प्रकार से? जो प्राकृतिक संसाधन जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहे, या हम प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग जो करते हैं या उनका प्रयोग जो करते हैं वो उनको नुकसान पहुंचाए बिना हम करें और हमारा कार्य हो जाए, वह कहलाता है संरक्षण। तो हमको आज बात करनी है कि मृदा का जो अपरदन होता है, हमने 5 कारण देखे थे पिछले वीडियो में, तो उन 5 कारणों से मृदा का अपरदन होता है। तो अब हमें मृदा संरक्षण के लिए उन 5 कारणों को उपाय में बदलना पड़ेगा या ऐसे तरीके खोजने पड़ेंगे जिनकी वजह से वो 5 कारण पैदा ना हो। तो आज का हमारा प्रश्न है मृदा से क्या तात्पर्य है और मृदा संरक्षण किन तरीकों से होता है, या मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। ये घुमा के पूछा जाने वाला प्रश्न है। टॉपिक हमारा एक ही, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश की, या हम विश्व की बात कर ले जनसंख्या को लेकर के, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीधा प्रभाव पड़ता है कृषि क्षेत्र पर, वनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, और उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से एक हमारा संसाधन है मृदा। तो जब आवश्यकता की पूर्ति जो बढ़ी हुई है उसको पूरा करने के लिए दबाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में वे संसाधन जो है प्राकृतिक वो कगार पे चले जाते हैं नष्ट होने की। तो अब उनको बचाना है। तो मृदा संरक्षण में मृदा को बचाना है। किससे बचाना है? अपरदन होने से बचाना है। मृदा को अपरदित होने से बचाने के उपाय क्या है, आज का हमारा टॉपिक ये कहता है, यानी कि मृदा संरक्षण हम किसे कहते हैं। तो अब जिन कारणों को हमने अपरदन में देखा है उन्हीं कारणों को हम सही करके ये उपाय बना सकते हैं। तो मृदा संरक्षण के लिए पहला जो उपाय रहेगा वो रहेगा, हम जानते हैं मृदा का अपरदन 3 कारणों से होता है। मैं आगे लिख देता हूं। नंबर 1 हवा, नंबर 2 जल और नंबर 3 मानव। इन तीनों के कारण क्या हो रहा है? अपरदन। अब इस अपरदन को रोकने के लिए उपाय की बात कर रहे हैं। तो अब प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक जो क्रियाएं हैं उनको रोकना मनुष्य के बस में नहीं होता है। आप हवा को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप वर्षा ऋतु में जल को रोक सकते? नहीं रोक सकते। मनुष्यों को हम लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो वो भी अपरदन करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे कौन से उपाय किए जाए जिससे मृदा का अपरदन जो हो रहा है वो बच जाए, उसी को हम संरक्षण कहेंगे। तो पहला उपाय है पहाड़ों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती। जो हमारे पहाड़ हैं और जो हमारे पर्वत हैं, उन पहाड़ों और पर्वतों में हम क्या करेंगे? सीढ़ीनुमा खेती करेंगे, जिससे क्या होगा? मृदा अपरदन नहीं होगा। अब ये कैसे संभव होगा? एक और नया प्रश्न आएगा सामने, सीढ़ीनुमा खेती क्या होती है साहब? सीढ़ी हम जानते हैं, ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है ना। तो सीढ़ीनुमा खेती कैसे होती है? पहाड़ हम जानते हैं ये पहाड़ का हिस्सा है, यानी ये ऊपर से नीचे की ओर है। तो अब यहाँ जो मिट्टी है, बारिश आएगी है, तो यहाँ जो मिट्टी है बनी हुई है, खेत है, तो ये बारिश के द्वारा सारी मिट्टी बह करके कहाँ जाएगी? नीचे की साइड। तो मृदा अपरदन हो जाएगा। किसके कारण हुआ? जल के द्वारा। तो अब यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती करनी है। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में और पर्वत क्षेत्र में, जिससे बारिश के दिनों में या जल के बहने से मृदा का अपरदन ना हो, वो सीढ़ीदार खेती करनी है। कि ये हम सीढ़ी बनाएंगे, यानी बंदी का खेती बनाएंगे इसी प्रकार से, ताकि क्या होगा? ये बारिश का पानी यहाँ आया, यहाँ की जो मिट्टी है इस मिट्टी को यहीं रख देगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मिट्टी को ये इस हिस्से में ही रोक देगा। मतलब ये इतने हिस्से की मिट्टी कहाँ जमा हो जाएगी? बारिश के दिनों में यहाँ पर। किसके द्वारा? जल के द्वारा। मतलब ये मिट्टी यहाँ की यहाँ नहीं आएगी, यानी पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में मृदा बह करके जल के साथ नहीं आएगी। किस कारण से नहीं आएगी? पहाड़ी एवं पर्वत में सीढ़ीनुमा खेती करने से। ऐसा करने से हम लोग मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा इसका उपाय है खेतों में बंदिगाहें बनाकर के कृषि करना।
अब खेतों में बंदिकाएं कैसे होती है, ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हम लोग में से बहुत सारे किसान हैं और बहुत सारे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन छोटे छोटे शब्दों का अर्थ भी याद होना चाहिए। खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना, बंदिकाएं बना करके नालीदार, अब ये तो समझते हैं हम लोग नाली किसको कहते हैं, नालीदार अपरदन को रोकना। अगर हम कृषि क्षेत्र में हमारे जो खेत है वहां पर बंदिका बनाएंगे, बंदिका का मतलब होता है, मैं आपको समझा रहा हूं डायग्राम के द्वारा, कि ये जो कृषि क्षेत्र होता है, मान लीजिए खेत है, मैं वाले शब्द का यूज कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं क्यारियां, कहते हैं ना क्यारी बनाना, है ना, तो वो होती बंदिकाएं। ये इस प्रकार की जो बंदिकाएं होती है ये खेतों में होती है। तो कृषि क्षेत्र में बंदिकाएं बनाकर या नाली बना करके हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और यह अपरदन कब होता है खेतों में, अभी के समय गर्मी के सीजन में वायु के द्वारा तेज हवाएं आंधियां चलती है तब, और एक बारिश के दिनों में जब हवा और जल के द्वारा खेतों से मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वो मृदा अपरदन होता है। उस मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोक सकते हैं। ये तीसरा इसका हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं अपन ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने कारण निकाला, अधिक चारागाह, अपरदन का एक कारण था अतिचारण। तो हम क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना, वो जवाबदारी सरकार की, और सरकार इस क्षेत्र में कार्य करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करना। अब ये चारागाह क्या होगा, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ हमें आना चाहिए, जिनके आधार पर हम हमारे प्रश्न के उत्तर के टॉपिक के बिंदु को क्लियर कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास करके हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं या मृदा संरक्षण कर सकते हैं। लेकिन चारागाह क्या है, गांव की वह बंजर भूमि जहां पर कृषि नहीं होती है, जहां गांव के लोग निवास नहीं करते हैं, जहां पर घास उगती है, जो शासकीय है, ठीक है, ऐसी जमीन को हम लोग फ्री छोड़ देंगे, उसके तरफ चारों तरफ बाउंड्री कर देंगे, यानी वो बन गया हमारा चारागाह। यानी कि गांव के जो जानवर होते हैं जो हरित क्रांति के द्वारा पशुपालन, याद आ गया आपको, वो जानवर इन चारागाहों में अपने भोजन की पूर्ति करेंगे, जिससे जंगलों में या खेतों के आसपास उगी हुई घास को नहीं खाएंगे, जिसके कारण मृदा अपरदन नहीं होगा। तो ये चौथा और तीसरा उपाय है ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों का विकास। सरकार ने इसके ऊपर काफी खर्च किया है और ये संभव भी हुआ है। अब एक और पॉइंट इसका अगला है, वो है शुष्क प्रदेश में। शुष्क प्रदेशों में शुष्क प्रदेश, अब हमें याद रखिए शुष्क प्रदेश किसे कहते हैं, ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या होता है, वर्षा कम होती है, ठीक है ना, वो कहलाते हैं शुष्क प्रदेश। तो शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए, पवन यानी वायु हवा तेज चलती है क्योंकि पेड़ पौधे नहीं है वहां, इसलिए वहां तेज चलती है, तो उस गति को रोकने के लिए क्या करना है, रक्षक मेखला बनानी है। ये एक और नया शब्द है, रक्षक मेखला। रक्षक तो हम जानते हैं, लेकिन मेखला क्या होता है देखें। इसके लिए हम क्या करेंगे, रक्षक मेखला बनानी पड़ेगी। रक्षक मेखला का मतलब होता है कतारबद्ध एक लाइन में ऊंचे ऊंचे पेड़ों को उगाना, जिससे जो तेज वायु आती है वो उन पेड़ों से टकराकर इतना नुकसान नहीं करेगी या आगे उनकी गति तेज नहीं होगी। ये पेड़ जो है रहेंगे, ये उनकी गति को कम कर देंगे। तो शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए रक्षक मिला। आप पवन की गति को क्यों रोक रहे हैं, क्योंकि तेज वायु क्या करती है, अपरदन, मिट्टी का अपरदन करती है। हम देखते हैं तेज आंधी आती है, तूफान आता है, तो बहुत सारी धूल उड़ करके उसके साथ जाती है, तो वो धूल नहीं उड़ेगी, वो मिट्टी नहीं उड़ेगी। वो कहां पर, शुष्क प्रदेशों में। हमने याद है राजस्थान के बहुत सारे क्षेत्र जहां पर पेड़ पौधे नहीं है, शुष्क इलाके हैं, वहां पर रक्षक मेखला अगर हम बना देते हैं। रक्षक मेखला होता है
एक सीध में, एक कतार में पेड़ों की लाइन, और वो पेड़ जो होते हैं ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो वायु जब तेज आती है, ऐसे आने तूफान आते हैं, तो वो उन पेड़ों से टकरा करके वहीं रुक जाती है या उनकी गति धीमी हो जाती है, जिससे उन पेड़ों के पीछे की साइड जो मृदा है वो तेज वायु के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। तो बच्चों ये 4 पॉइंट मृदा संरक्षण के। प्रश्न 1 है हमारा, चाहे तो उनको रट्टा मार के याद करें, चाहे समझ के याद करें। तो ये इन 4 पॉइंटों के आधार पर, 4 बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।